नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव के दिन यहाँ नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ पर जातियों के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और राज्य के अंदर सभी पार्टियां यह कोशिश में लगी हुई हैं कि कैसे वह इन जातीय हिंसा को अपने राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग कर सके। मैं यहाँ पे सभी की बात कर रहा हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा तो कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हुकुम सिंह पैनल जो कि 2001 में बना था उसके अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 5 जातियां प्रभुत्व वाली हैं, जिनका परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग जोड़ के आधी आबादी बन जाता है। यादव समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और जाटव समाज। अगर इन चारों समाज को जोड़ा जाए तो पॉपुलेशन नियर अबाउट आपको यहां पर 50% के आसपास जाते दिखाई देगी। और अगर आप पिछले 6 महीने को देखेंगे तो यहां पर इन्हीं चार जातियों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा राणा सांगा वाले मैटर पर किस तरीके से जाटो समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गया था। और अभी आप देख रहे हैं कि यादव समाज और ब्राह्मण समाज आमने सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति कमोबेश इसी तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। जाति हिंसा का वह दौर जो 1990 में उत्तर प्रदेश ने देखा था, उसके बाद एक तरीके से यहां पर जातीय हिंसा साइडलाइन हो चुकी थी। जातियों के बीच में प्रभुत्व तो था, हर जाति यह कोशिश करती थी कि वह अपने प्रभुत्व को यहां पर स्थापित कर सके, लेकिन जातीय हिंसा का वह दौर खत्म हो चुका था। लेकिन पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में अचानक से जातीय हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और यह हिंसा इतने हद तक बढ़ चुकी है कि समाज के बीच में अब दरार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब राणा सांगा वाला मैटर अगर आपको याद होगा, जिस समय छावा मूवी आई थी, छावा मूवी के बाद औरंगजेब, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, यह सब मुद्दा प्रमुखता से उठा। उसपे रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से टिप्पणी करी राणा सांगा के ऊपर, उसके बाद आपने देखा ही कि जाटव समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गए थे। और उसके बाद की स्थिति आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में कितनी भयावह स्थिति हुई थी। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर जाटो समाज प्रभुत्वशाली है। लगभग वहां की कुल आबादी का 20% समाज जो है वो जाटो समाज से आता है। और जाटो समाज एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। तो यहाँ पर रामजी सुमन चूंकि जाटव समाज से ही आते हैं, लेकिन वह नेता समाजवादी पार्टी के हैं। और बहन जी जब से कमजोर हुई हैं, जब से बसपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है, उसके बाद से जाटो समाज के वोट को छीनने की कोशिश हर किसी की रही है। तो राणा सांगा वाला मुद्दा एक तरीके से जाटो समाज के वोट को बहुजन समाज पार्टी से छीनकर समाजवादी पार्टी की ओर ले जाने का प्रयास दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वर्तमान समय में जो ब्राह्मण और यादव समाज के बीच में वैमनस्य दिखाई दे रहा है, यह वैमनस्य भी इसी राजनीति का एक रूप है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में कभी भी यादव समाज और ब्राह्मण समाज इनके बीच में वैमनस्य के किस्से हमको सुनाई देते हैं नहीं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इन दोनों समाजों को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, वो साफ दिख रहा है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो 40 साल लगभग यहां पर रूल किया था कांग्रेस पार्टी ने। और उस समय कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक हुआ करता था दलित समाज, उसके अलावा सवर्ण समाज और मुस्लिम समाज। इन तीन समाजों के दम पर यहां पर रूल किया 40 साल लगभग कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन उसके बाद जब मंडल का दौर आया तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को लागू करवाने के बाद उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का जातीय संघर्ष देखा गया। वह दौर था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उदय का। अब यहां से कांग्रेस के हाथ से यह वोट बैंक छिटके, जहां पर दलित समाज का वोट पूरे तरीके से शिफ्ट हो गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ और यादव समाज का वोट पूरे तरीके से चला गया मुलायम सिंह यादव के पास। वह उस समाज के सबसे बड़े नेता थे और उस दौर में उन्होंने यहां पर एम वाई समीकरण की शुरुआत करी। अब यह एम वाई समीकरण कहां से आया, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है कि 1985 में जब
राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मूवमेंट की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने करी। बाद में इस मुद्दे को भाजपा ने अपनी ओर रखा, रथ यात्रा शुरू हुई और चूंकि मंडल की राजनीति की वजह से, जो कि बीपी मंडल की रिपोर्ट यहाँ पे वीपी सिंह ने लागू करवा दी थी, उस रिपोर्ट के बाद अचानक से हिंदू समाज बढ़ता दिखाई दे रहा था। इस वजह से भाजपा ने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति यहाँ पर शुरू करी और राम मंदिर मूवमेंट को लेकर भाजपा ने रथ यात्रा निकाली। और इस रथ यात्रा का प्रभाव यह पड़ा कि सवर्ण समाज का वोट कांग्रेस से छिटककर भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया और एक तरह से हिंदुत्व एकीकरण का दौर यहाँ पर शुरू हुआ। अब जैसे हिंदू एकीकरण यहाँ पर हुआ, उसके बाद मुस्लिम समाज को अपील करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने वहां पर अपनी राजनीति की शुरुआत करी और उन्होंने एक नया समीकरण बनाया। उस समीकरण का नाम रखा गया MY समीकरण। और आज भी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज का वोट अभी भी कांग्रेस के साइड भी जाता है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी जाता है। लेकिन जैसे आप बिहार में देखेंगे, वहां पर आरजेडी मुस्लिम समाज के वोट पर एकाधिकार रखती है, वैसा एकाधिकार उत्तर प्रदेश में तो आपको नहीं दिखाई देगा। मुस्लिम समाज का वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ता अवश्य है। तो आपको समझ में आया हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर किस तरीके से चल रही है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से यहाँ पर जातीय हिंसा हमको बढ़ते दिखाई दे रही है, यह अच्छे संकेत तो नहीं है, क्योंकि उन समाजों के बीच में यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं जिन समाजों के बीच में झगड़ों का कोई इतिहास कभी रहा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां पर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के चर्चे होते थे, वहीं पर आज ब्राह्मण समाज और यादव समाज आमने सामने आ चुका है और इसको लेकर राजनीति भी यहाँ पर खूब हो रही है। सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कैसे वो अपने वोट बैंक को यहाँ पर बढ़ा सके। आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक और जातीय समीकरण बनते दिखाई दे रहा है। यहां पर भी वैमनस्य का रूप ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि भाजपा की ओर से इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वह जिस समाज से आते हैं वह समाज है राजपूत समाज। ऐसे में यहां पर एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किया गया, एंटी ब्राह्मण समाज। मतलब यह राजनीति करके दिखाने की कोशिश की गई कि भाई देखिए, जो वर्तमान सरकार है वह केवल राजपूत समाज के लिए काम करते दिखाई दे रही है, वह ब्राह्मण समाज के लिए काम नहीं करती। तो ऐसे में आपने देखा कि सवर्ण समाज के अंदर भी राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से जाटो समाज और राजपूत समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई और अब ब्राह्मण और यादव समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझिए कि 27 को लेकर पूरी स्थिति यहाँ पर आपको बनते दिखाई दे रही हो। ऊपर से अभी आपने चंद्रशेखर आजाद वाला केस सुना ही, प्रयागराज में जो हिंसा हुई, जहां पर कई सारे भीम आर्मी के लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और चंद्रशेखर आजाद जी को इस समय भेज दिया गया है वाराणसी। यहां पर भी आपको दिखाई किस तरीके से हिंसा का पूरा दौर आपके सामने आया और उसको लेकर एक्शन भी लिए गए। तो बात यही है कि उत्तर प्रदेश जो एक तरीके से जातीय राजनीति से ऊपर उठ चुका था, यहां पर आप नोटिस करिए तो 2000 के बाद से हर पार्टी को यहां पर सत्ता स्थापित करने का मौका मिला है। मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मायावती जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं 5 साल, अखिलेश यादव जी को मौका मिला है 5 साल रहने का और अभी योगी आदित्यनाथ को लगभग 7.5 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो यहाँ पर सभी पार्टियों को समय समय पर मौका मिलता रहा है और सभी पार्टियों ने कोशिश करी है कि वो सत्ता स्थापित करे। लेकिन जो स्थिति इस समय बन रही है, यह स्थिति आपको पिछले 20 सालों में कभी नहीं दिखाई दी होगी, जैसा इस समय आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और अभी तो आपको पता ही है कि केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह जो जनगणना कराने वाली है उसमें जाति जनगणना भी होगी। अब कास्ट सेंसस होगा तो देश में जाति को लेके जो समस्याएं हैं वह समस्याएं और उठते आपको दिखाई देंगी। तो यह बात यहां रुकेगी नहीं, लेकिन एक समाज के रूप में सोचना पड़ेगा कि जाति को हम अपनी आधारशिला एक समाज के रूप में बना सकते हैं। क्या हमको यहाँ पर इससे आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि हम अगर एक साथ रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश जो कि एक सही ट्रैक पर पिछले 20 सालों से चलते हुए हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री के काम को अगले मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है। मायावती जी काम को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव के कार्यकाल को या जो उनके काम था उसको योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। तो यह एक
ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा था। लेकिन अभी अचानक से उत्तर प्रदेश इस ट्रैक से भटकता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमको विचार करना पड़ेगा, क्या जातीय अहंकार को हम इस तरीके से लेकर चलेंगे? क्योंकि अगर इस अहंकार को हम ऐसे ही लेकर चलते रहे, तो फिर तो समस्याएँ और बढ़ते यहाँ पर दिखाई देंगी। विचार करना पड़ेगा, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज के रूप में तो हमें एक साथ रहना है, इसलिए जातीय हिंसा के दौर को हमें छोड़ना पड़ेगा और कोई जाति बड़ी या कोई जाति यहाँ पर छोटी नहीं होती है। हर किसी को संविधान के अनुसार समान अधिकार मिले हुए हैं। समाज के रूप में हमको विचार करना पड़ेगा, अन्यथा उत्तर प्रदेश जो प्रगति की राह पर पिछले 20 सालों से आगे बढ़ता जा रहा है, बीमारू राज्य में काउंट किया जाने वाला यह राज्य आज धीमे-धीमे प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर इस जाति हिंसा को फिर से अपने राज्य में वापस ले आए, तो वापस से यह बीमारू राज्य के अंदर आ जाएगा। कोशिश करिए कि किसी भी तरह के जाति हिंसा में आप फँसते ना दिखाई दें और ना ही किसी के राजनीतिक प्रभाव में आकर आप दूसरे जाति वालों को कुछ ऐसी बातें कहें जिससे कि समाज में समस्या पैदा हो जाए। विचार करिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।